हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो हमारी एक नवीनतम सीरीज चल रही है, सफलता वाली सीरीज टॉपर गाइडेंस, जिसके तहत हम राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि इन टॉपिकों से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, उस पर हमारी संपूर्ण रणनीति रहेगी। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी ये सीरीज प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित, जो आपकी आगामी परीक्षाओं में जरूर सहायक सिद्ध होगी। आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर रहा, पार्ट 2 का। द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? अल्फ्रेड कोबा, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहाल, माइकल चार्ल्स। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करें कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन एक राइट होगा, अल्फ्रेड कोबा। इनका ये लेख आता है पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पत्रिका में 1953 में, सितंबर 1953 में ये लेख आया हमारे सामने, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी शीर्षक से, अल्फ्रेड कोबा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, लेख निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो अल्फ्रेड कोबा का है। यह लेख पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पत्रिका में सितंबर 1953 में प्रकाशित हुआ था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 12 नंबर, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। वेरी वेरी मोस्ट सवाल है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये यानी परीक्षाओं में सपने वाला सवाल है। द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी लेख है किस विद्वान का? हमने पहले बात की थी द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जबकि ये सवाल है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें मॉडर्न शब्द जुड़ गया है। तो ऑप्शन आपके समक्ष रहे, अल्फ्रेड कोबा, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहाल, माइकल चार्ल्स। तो हमने पहले बात की थी कि डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लेख अल्फ्रेड कोबा का था, लेकिन मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, ये लेख है डेविड स्टन का। ऑप्शन 2 आपका राइट होगा, डेविड स्टन का। ये लेख कब आता है? तो ये लेख आता है 1951 में, यानी कि अल्फ्रेड कोबा से पहले 1951 में ये लेख आता है डेविड स्टन का, जिसका शीर्षक रहेगा द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी। उसके बाद अल्फ्रेड कोबा अपना लेख छापते हैं पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली पत्रिका में, जिसका शीर्षक रहता है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और वो आता है 1953 में, जबकि स्टन वाला आया 1951 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 13 नंबर, निम्न में से किसने अपने 1951 के लेख में लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत आज मुख्य रूप से विचार के इतिहास में रुचि रखता है और ऐतिहासिकता की बढ़ती भूमिका राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण है? चार ऑप्शन आपके समक्ष है, अल्फ्रेड कोबा, डेविड स्टन, रॉबर्ट डहाल, दाते जर्मिनो। हमने हमारी इस वीडियो सीरीज में उन पिछले वर्षों के सवालों को भी शामिल किया है और हमारी प्रमाणिक पुस्तकों पर आधारित नवीनतम किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, उन समस्त सवालों को इस वीडियो सीरीज में शामिल करने का प्रयास किया है।
हम लगातार ही हमारी सीरीज चालू रहेगी जिसमें हम टॉपिक वाइज समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 2 डेविड स्टन। डेविड स्टन ने कहा था अपना लेख द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, जो 1951 में अपना लेख आया, उसमें इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत आज मुख्य रूप से विचार के इतिहास में रुचि रखता है। इन्होंने कहा कि वर्तमान में जो राजनीतिक सिद्धांत है विचार के इतिहास में रुचि रखता है और ऐतिहासिकता की बढ़ती भूमिका राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण है। ये बात इन्होंने अपनी स्पष्ट में की थी अपने लेख द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के लिए डेविड स्टन है जो ऐतिहासिकता को उत्तरदायी कारणों में शामिल करता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के पतन के जो उत्तरदायी कारण हैं उनमें इतिहास मुख्य रूप से, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण का जो समर्थन करने वाले विद्वान हैं वो है सेबाइन, मुख्य रूप से सेबाइन हैं जिन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण का समर्थन किया है, राजनीतिक अध्ययन के ऐतिहासिक दृष्टिकोण का। और डेविड स्टन कहते हैं कि ये जो विद्वान हैं ये राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। तो ये लेख 1951 में आता है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, और शिकागो यूनिवर्सिटी से डेविड स्टन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है 1951 में, फरवरी 1951 में। हम इन लेख के प्रकाशन की तिथि क्यों याद करें, क्योंकि कई बार वर्तमान समय में परीक्षाओं में इन लेखों के प्रकाशन का क्रम भी पूछा गया है। आपको 3-4 लेख दे दिए जाएंगे कि इनको प्रकाशन के क्रम में यानी काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे कि द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इत्यादि इत्यादि लेख इस प्रकार के आपके समक्ष आ सकते हैं। और उनको या तो उनके समक्ष विचारक दे दिए जाएंगे सुमेलित करने वाले, या उनको कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो यह लेख शिकागो यूनिवर्सिटी डेविड स्टन द्वारा प्रकाशित किया गया 1951 में। आप व्याख्या देख सकते हैं, डेविड स्टन ने अपने लेख 1951 में लिखा था कि ऐतिहासिकता की बढ़ती भूमिका राजनीतिक सिद्धांत के पतन का एक प्रमुख कारण है। स्टन के अनुसार ऐतिहासिकता के अतिरिक्त अतितथ्यवाद और नैतिक सिद्धांत के प्रभुत्व ने भी राजनीतिक सिद्धांत के पतन में योगदान दिया है। कि डेविड स्टन राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए किन कारणों को उत्तरदायी बताता है, तो उनमें एक इतिहासवाद तो है ही, ऐतिहासिकता तो है, उसके अलावा अति तथ्यवाद और नैतिक सिद्धांत ये इसके पतन के लिए उत्तरदायी है, इन्होंने इसमें योगदान दिया है। डेविड स्टन के बाद अल्फ्रेड कोबा, जिसकी हमने बात की थी, द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, और दांते जर्मिनो जैसे राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस आलोचना को और आगे बढ़ाया। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो आप देख सकते हैं ये वेरी मोस्ट, जहां से सवाल सपने सब सकते हैं। डेविड स्टन द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, द जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में यह प्रकाशित हुआ फरवरी 1951 में। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, या उनको एक तरफ लेख दिए रहेंगे, दूसरी तरफ उनके लेखक उनको सुमेलित करने वाला भी सवाल आ सकता है। तो वेरी मोस्ट ये लेख है परीक्षा उपयोगी।
अल्फ्रेड कोबा का लेख आता है द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में छपता है ये सितंबर 1953 में। और उसके बाद दाते जर्मिनो का द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द जर्नल ऑफ पॉलिटिक्स में अगस्त 1963 में हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, उसके बाद द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये लेख प्रकाशित हुए कालक्रम में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर, आधुनिक काल में सबसे पहले किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। रूसो, मार्क्स, प्लेटो, अरस्तु। तो ऑप्शन आपका है ए राइट होगा, रूसो ने। रूसो एक समझौतावादी विचारक है जिन्होंने लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। रूसो महोदय ने, इन्होंने स्वतंत्र होने के लिए बाध्य, स्वतंत्रता की बाध्य अवधारणा का भी इन्होंने प्रतिपादन किया है। मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो से पहले हम बात करें कि सबसे पहले सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। उसके बाद हमने बात की कि हॉब्स है, लोक है, रूसो है। हॉब्स, लोक, रूसो को हम मुख्य रूप से समझौतावादी विचारकों में इन्हें पढ़ते हैं। इन तीनों विद्वानों से पहले मैकियावेली, जिनको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, तो इस प्रकार रूसो ने आधुनिक काल में सबसे पहले सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, यह कथन किसका है? राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, महात्मा गांधी जी का यह कथन है। इन्होंने कहा कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय या अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, महात्मा गांधी जी। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती है। ऑप्शन बी, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, यह समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन डी, यह राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं, ऑप्शन आपका डी राइट होगा। यह राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करते हैं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक सिद्धांत है जो राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी नहीं करते हैं, तो यह सही नहीं है। बाकी राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं, बिल्कुल सही है। राजनीतिक सिद्धांत भिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या नहीं करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये इनका काम नहीं है राजनीतिक सिद्धांतों का कि धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करें। यह समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी है जो राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन डी राइट होगा इस सवाल का उत्तर।
अगला सवाल 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। यानी कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप में वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। पिंटरविच, सी हुल, डी ह्यूम, आर ए डहाल, रॉबर्ट डहाल। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, आपका राइट होगा पिंटरविंच ने। ये सवाल नेट में पूछा गया है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। अंग्रेज राजनीतिक दार्शनिक पिंटरविच ने इस विचार का खंडन किया कि मानव व्यवहार का यथेष्ट रूप से वर्णन शामिलकर्ता के आशय, उद्देश्य और कारणों के संदर्भ के बिना भी किया जा सकता है। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? राजनीतिक सिद्धांतों में जब हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, जिन इन दोनों का अगुआ डेविड ईस्टन था, तो व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था? ऑप्शन आपके समक्ष रहे ए बी सी डी। वह सर्वसंपत्ति प्राप्त करने में अक्षम था, इसमें अत्यधिक सैद्धांतिक हठधर्मिता थी, यह किसी स्थान विशेष तक सीमित था, यह शीत युद्ध के पूर्वाग्रह से ग्रसित था। इनमें से आपको सबसे प्रबल उत्तर का चयन करना है जो व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों था उसके बारे में वर्णन करता हूं। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए, वह सर्वसहमति प्राप्त करने में अक्षम था। ऑप्शन ए राइट होगा। व्यवहारवाद अल्पकालिक था क्योंकि वह सर्वसहमति प्राप्त करने में अक्षम था, इसलिए व्यवहारवादी अति तथ्यवाद के शिकार हो गई। ये किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रही। रॉबर्ट डहाल के अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल्य होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अलग अलग मूल्यों से उसका अध्ययन करता है। तो यह भी कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसके अनुसार राजनीति विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना अपना मूल्य होता है। तो यह रॉबर्ट डहाल का कथन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। डेविड ईस्टन के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? 17वीं, 19वीं, 18वीं, 20वीं। चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे, तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, 19वीं सदी को डेविड ईस्टन ने वैज्ञानिक विधि का युग कहा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 20 नंबर। यह किसका कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है? राजनीतिक विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। लेफ्टविच, लॉसवेल, मिलेट, क्रिक। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, हेराल्ड लॉसवेल का यह कथन है। ऑप्शन बी राइट होगा। हेराल्ड लॉसवेल एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक
जिनका प्रसिद्ध कथन है कि राजनीति विविधता संघर्ष के बारे में है और अभाव इसके अस्तित्व का आवश्यक तत्व है। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, इसकी स्थापना किसने की? डेविड स्टन ने, हेराल्ड लॉसवेल ने, चार्ल्स मेरियम ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। शिकागो स्कूल की स्थापना चार्ल्स मेरियम के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी राइट होगा, ऑप्शन बी। चार्ल्स मेरियम को व्यवहारवादी आंदोलन का जनक और शिकागो स्कूल के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर पद पर कार्य करते हुए सक्रिय रूप से व्यवहारिक राजनीति में भाग इन्होंने लिया। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें निम्न हैं। ए हिस्टोरी ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरी 1903 में प्रकाशित हुई। द अमेरिकन पार्टी सिस्टम 1922 में। सबसे प्रसिद्ध रचना यह है द न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925। सबसे प्रसिद्ध रचना जो कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशन ने चार्ल्स मेरियम को राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस पुस्तक के प्रकाशन ने, तो ये इनकी पुस्तकें हैं। ए हिस्टोरी ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरी, द अमेरिकन पार्टी सिस्टम, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में प्रकाशित हुई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 22 नंबर। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट डाल, डेविड स्टन, जेबी वाटसन, हर्बर्ट साइमन। इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जेबी वाटसन ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, लेकिन राजनीति विज्ञान में डेविड स्टन ने इसको लोकप्रिय बनाया है। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। जेबी वाटसन एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यवहारवाद के मनोवैज्ञानिक स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी और बिहेवियरलिज्म इनकी महत्वपूर्ण रचना है जो 1924 में प्रकाशित हुई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, यह किसने कहा? जेम्स वेलफोर्ड गार्नर, पॉल जेनेट, आर.जी. गेटेल, हंस यूलन। इस परिभाषा को हमने कई बार पढ़ा है कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। वही ये सेम परिभाषा है। राज्य की जगह यहां राष्ट्र शब्द प्रयुक्त हुआ है। राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ ही शुरू और खत्म होता है, या हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान राज्य के साथ ही शुरू और खत्म होता है। तो यह सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जेम्स विल्फोर्ड गार्नर की है। ऑप्शन आपका ही राइट होगा। राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है या राष्ट्र से होता है। ऑप्शन आपका ही राइट होगा, जेम्स विल्फोर्ड गार्नर। जेम्स विल्फोर्ड गार्नर अमेरिका के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस 1910 में उन्होंने इस परिभाषा को दिया था। राजनीति विज्ञान राष्ट्र के साथ शुरू होता है और उसका खत्म यानी उसका अंत भी होता है, या हम कह सकते हैं राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। प्रसिद्ध परिभाषा गार्नर की है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा डेविड स्टन के व्यवहारवाद के सिद्धांत का एक लक्षण नहीं है? डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के 8 तत्व बताए हैं, 8 लक्षण बताए हैं, जिनमें से कौन सा नहीं है? व्यवस्थाबद्धीकरण, प्रमाणीकरण, प्रासंगिकता का सिद्धांत और समग्रता का सिद्धांत। क्या होगा 24 नंबर सवाल का राइट उत्तर? डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के 8 तत्व या लक्षण बताए हैं, जिनमें से कौन सा शामिल नहीं है?
तो ऑप्शन सी राइट होगा। प्रासंगिकता का सिद्धांत यह उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण है। ऑप्शन सी राइट होगा। डेविड स्टन ने व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधारों का निर्माण किया जो निम्न है। जो व्यवहारवाद की विशेषताएं या तत्व कहलाते हैं, जिसमें पहला है नियमितता, दूसरा है सत्यापन, तीसरा है तकनीक, चौथा है परिमाणीकरण। कभी कभार इनका क्रम भी पूछा जाता है कि डेविड स्टन ने व्यवहारवाद के जिन 8 बौद्धिक आधारों का निर्माण किया उनका निम्न में से क्रम कौन सा है। इनका क्रम भी पूछा गया है, तो आपको कम से कम पहले 4 तो आने ही चाहिए। तो पहला है नियमितता, दूसरा सत्यापन, तीसरा तकनीकी, चौथा प्रमाणीकरण, पांचवा मूल्य निरपेक्ष, छठा है व्यवस्थाबंदीकरण, सातवां विशुद्ध विज्ञान, आठवां है समग्रता, जिसको हम एकीकरण भी कह सकते हैं। तो ये व्यवहारवादी आंदोलन के 8 बौद्धिक आधार या उनके तत्व या उनकी विशेषता कह सकते हैं। प्रासंगिकता का सिद्धांत उत्तर व्यवहारवाद का गुण है और उत्तर व्यवहारवाद की इन्होंने 7 विशेषताएं बताई है, जबकि व्यवहारवाद की 8 विशेषताएं बताई है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 25 नंबर। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया। क्रिश्चियन बे, डेविड स्टन, जेम्स चार्ल्सवर्थ, रॉबर्ट डाहल। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी डेविड स्टन ने। डेविड स्टन ने अपने 1969 के अध्यक्षीय भाषण में उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के प्रारंभ की घोषणा की तथा व्यवहारवाद पर इन्होंने आक्रमण किया। 1969 का अध्यक्षीय भाषण डेविड स्टन द्वारा दिया गया था, उसमें उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा तथा व्यवहारवाद पर आक्रमण किया था। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए सर्वप्रथम 1960 के दशक में, यानी कि 1960 का दशक यानी कि 1969, डेविड स्टन ने व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किया, क्योंकि डेविड स्टन की पुस्तकें द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1951 का जो लेख है उनका, उसके बाद धीरे धीरे इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सामने आने लगी। 1960 का दशक जिसमें व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा की गई थी, लेकिन इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में व्यवहारवादी क्रांति की आलोचना करते हुए, उस पर आक्रमण करते हुए उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की घोषणा की। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों विचारधाराएं डेविड स्टन से संबंधित है मुख्य रूप से। तो आज हमने इस वीडियो सीरीज में राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के ऊपर चर्चा की। जरूर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।